हेलो एवरीवन, दिस इज कनेक्ट खंडेलवाल। वेलकम टू दी ओनली एजुकेटर। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं। देन हमने अलग अलग बेसिस पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन भी कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, यानी कि रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमको बताया कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, ऐसा माना जाता है, इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति ने हमें ये फ्री में दिया है। क्या दिया है? रिसोर्सेज क्या है? नेचर के फ्री गिफ्ट्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, बिंदास इतना यूज कर रहे हैं जो कि गलत है। जैसा कि आपको पता है, कोई भी चीज हो अगर आप एक्स्ट्रा में यूज करते हो तो वो गलत होती है। तो इसलिए अगर हम इतना इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो क्या प्रॉब्लम्स होगी? कुछ मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स और ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज का डिप्लीशन का मतलब होता है खराब करना। रिसोर्सेज को खराब कर रहे हो कुछ लोगों की भूख मिटाने के लिए। ये कोई बात थोड़ी होती है। क्या हो रहा है यहाँ पे? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या रिसोर्सेज को खराब किया जा रहा है फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति। हम एक इंसान है, वो इंडिविजुअल है, तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, उनकी सिर्फ भूख को मिटाने के लिए रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्यूमुलेशन यानी कि कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स व्हिच डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रिसोर्सेज को इकट्ठा करके कुछ लोगों को ही दे दोगे, सिर्फ कुछ लोगों को ही दे दोगे, तो क्या होगा, पूरी जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में बट जाएगी, रिच एंड पुअर। नॉर्मली अगर हम मनी की ही बात कर लें, अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों के 5 लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, 5 लोगों के पास नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे दो लोग अलग अलग हैं, आधे जो हैं वो रिच हैं, आधे जो लोग हैं वो पुअर है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो इन्होंने बोला है, जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज यहाँ पे हमने किसको मान लिया? मनी को मान लिया है, मनी को मान लेते हैं रिसोर्सेज। तो इक्वल ट्रीटमेंट यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसका? मनी का। तो सोसाइटी का डिवीजन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर आपने इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन किया, यानी कि अगर आप खतरनाक तरीके से यूज करते जा रहे हो किसका? रिसोर्सेस का। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो एक टाइम आएगा जब आपके पास रिसोर्सेस नहीं बचेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम फ्यूल का, पेट्रोल का, तो अगर आप इतना ज्यादा पेट्रोल यूज करते रहोगे तो भाई, जैसा कि आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स अगर एक बार खत्म हो जाते हैं तो करोड़ों साल लग जाते हैं उसे वापस बनने में। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसका यूज करना है। तो क्या बोला है इन्होंने, अगर आपने इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन किया रिसोर्सेज का तो उससे हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो फाइनली यहां पे हम इसे कहेंगे कंक्लूजन। क्या है इसका कंक्लूजन? फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आपको जिंदगी बढ़िया तरीके से चलानी है, कंटिन्यूस चलानी है, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं आए, एंड अ ग्लोबल पीस, अगर आप पूरे शांति चाहते हैं, पूरे ग्लोब में शांति चाहते हैं, तो क्या करना होगा? एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल, यानी कि रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज करना होगा, तब ही पॉसिबल हो पाएगा। उसी का एक ही रामबाण तरीका बताया है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? क्या है उसका एक ही तरीका, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो,
यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा सस्टेन्ड। सस्टेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कि आप करते जा रहे हो जिसके अंदर रुकावट नहीं आती। तो सिमिलरली यहाँ पे इसी से ये वर्ड निकला है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? तो फ्रेंड्स, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, समझाया था मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। वापस समझ लो एक बार और। इट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रगति हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को उससे कोई भी हानि, कोई भी डैमेज, कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। किसको? हमारे एनवायरनमेंट को उससे कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। सेकंड बात क्या बोल रही है? एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आज या प्रेजेंट में जो भी डेवलपमेंट किया जाएगा उससे आने वाली जो पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनकी नीड्स के साथ में कोई भी समझौता, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यानी कि रिसोर्सेज को जो हम यूज करेंगे, रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन करेंगे, वो इतना प्रॉपर तरीके से हमको करना चाहिए कि आने वाली जनरेशन को भी वो मिल सके। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा हम ही यूज कर ले, वो गलत है। तो इसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है भाई? अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी आपको काम करना है, तो उससे पहले आप कुछ चीजें दिमाग में लेकर आते हो कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये काम ऐसा होना चाहिए, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम प्लानिंग कहते हैं। आज मान लेते हैं किसी की शादी है, तो शादी करने से पहले वो सारी चीजें प्लान करता है कि भाई ऐसा डेकोरेशन होगा, यहाँ से केटरिंग वाला बुलाया जाएगा, तो सारी चीजें हम ध्यान में रख के चलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। यानी कि आपने पहले ही अपने दिमाग में सारी चीजें सोच ली, उसी को हम क्या कहेंगे? प्लानिंग। पर यहाँ प्लानिंग से पहले एक वर्ड आ गया जिसका नाम है रिसोर्स। क्या है ये रिसोर्स? रिसोर्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्स और प्लानिंग जब ये मिल जाते हैं तो क्या बता रहे हैं हमको, क्या शो कर रहा है रिसोर्स प्लानिंग? यानी कि रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से इसको यूज किया जाए। अब बात यह आती है कि रिसोर्सेज कैसे हैं यहाँ पे? अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे देश के अंदर रिसोर्सेज सभी जगह एक जैसे नहीं पाए जाते हैं। कहीं पे आपको कोई रिसोर्स ज्यादा मिलेंगे तो कहीं पे नहीं मिलेंगे। हो सकता है कहीं कोई रिसोर्स है, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे हवाएं बहुत चलती है, धूप बहुत ज्यादा आती है, गिरती है, तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। क्या ये दूसरे स्टेट्स में आपको मिलेगी? जरूरी नहीं है नहीं मिले। ठीक है, कहीं पे वाटर रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, कहीं पे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, कहीं पे आयरन ओर मिलता है। जो भी मिलता है जरूरी नहीं है कि सभी स्टेट्स में बराबर मिले, कहीं पे मिल भी सकते हैं, कहीं पे नहीं भी मिले। तो हमारे यहाँ पे कैसा है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन? अनइवन या अनइक्वल है। तो इसको क्या बनाना है? बैलेंस्ड बनाना है। क्या बनाना है इसका? बैलेंस। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमें राजस्थान का डेवलपमेंट करना है, बाकी और जगह हमको डेवलपमेंट करना ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं। हमें क्या करना है? पूरे नेशन का डेवलपमेंट करना है। क्या करना है? पूरे नेशन का डेवलपमेंट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन रिसोर्सेज का बैलेंस बनाना पड़ेगा कि सभी लोगों को इक्वल अमाउंट में रिसोर्सेज यूज करने को मिले। तो उसके लिए अब आपको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी बातें? तीन। ये तीन याद कर लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। क्या है ये चीजें? तो पहली है आइडेंटिफिकेशन। क्या है सबसे पहला? आइडेंटिफिकेशन। मान लो आज आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है। क्या ओपन करना है? एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, मस्त शानदार बढ़िया एसी वेसी सब लगा हुआ, उसके अंदर इतना मस्त डेकोरेशन होना चाहिए, लोग आए तो आते ही रहे, इतना बढ़िया आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है। अब रेस्टोरेंट ओपन करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले सोचोगे कि यार जमीन कहाँ पे ले हम, जहाँ पे अच्छे लोग भी आए, बैठे भी अच्छे लोग भी हों, पैसे भी खर्च करें लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे? जमीन के लिए सोचोगे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या जाता है? आइडेंटिफिकेशन का, कि आपको देखना है कि कहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, कौन कौन से रीजन्स में, हमारी कंट्री के कौन कौन से रीजन्स में हमको रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो क्या हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में कौन कौन से रीजन्स में हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज हमें मिलेंगे, उसके लिए कुछ प्रोसेस लगते हैं। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब हम अगर आपके वही रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट के लिए आप क्या करोगे? वो जमीन खरीदने के लिए आप अलग अलग जगह जाओगे, सर्वे करोगे कि यहाँ का मार्केट कैसा है, लोग यहाँ पे आते हैं नहीं आते हैं, लोग निकलते हैं शाम को घूमने, जाते हैं नहीं जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे? सर्वे करोगे, वहाँ के लोगों को देखोगे कि यहाँ के लोग कैसे हैं।
बेकार लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, कैसे हैं, तो सारी चीजें आप क्या करोगे पहले समझोगे। तो सिमिलरली यहाँ हम रिसोर्सेज की अगर बात करें तो कंट्री में हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से रीजन में हमको रिसोर्सेज मिलेंगे, तो उसके लिए हमको कुछ करने पड़ेंगे स्टेप्स। वो स्टेप्स क्या है, सर्वे करोगे आप, अब ये चेक करोगे कि उनकी क्वालिटी कैसी है, वो जो रिसोर्सेज हमको मिलेंगे उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है। थोड़े से रिसोर्सेज हैं तो कोई सेंस नहीं है, ज्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज हैं तो हमारे काम आएंगे। तो आप क्या करोगे, ये सारी चीजें चेक करोगे। तो ये पूरा किसके अंदर आ जाएगा, आपके फर्स्ट स्टेप में, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। सेकंड हमारा क्या बोलता है, सेकंड स्टेप है हमारा प्लानिंग स्ट्रक्चर। क्या है, प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब बात आ जाती है कि आपने जमीन ढूंढ ली भाई, जमीन ढूंढने के बाद आप क्या करोगे, अब आपको वहां पे क्या बनाना है, आपका रेस्टोरेंट ओपन करना है। तो सिमिलरली अब यहाँ रिसोर्सेज की बात करें तो हमने रिसोर्सेज ढूंढ लिए हैं कि हमको कौन कौन से रीजन में कौन कौन से रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। तो अब जो मिलने वाले हैं सारी चीजें हमने ढूंढ ली है, तो अब क्या करोगे भाई, वहां जाओगे, उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करोगे यानी कि निकालोगे। तो सेकंड प्रोसेस हमारा उसी पे है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। इसका मतलब ये हो गया कि इस तरीके का प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओगे जिससे हम उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके, निकाल सके। लेकिन कुछ बातों का रखना है आपको ध्यान, वो है कि आपके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, सेटअप होनी चाहिए, जिससे कि आप उन रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सको, जिससे हम उसका प्रॉपर यूज कर सके। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो कोई सेंस नहीं है। अगर हम आपके रेस्टोरेंट की ही बात कर ले तो आपने जो रेस्टोरेंट बनाया है उसमें आपके पास अगर लेबर अच्छी नहीं है, स्किल लेबर नहीं है, शेफ अच्छा खाना नहीं बना रहा है, तो आज अगर आपके पास कस्टमर आ गया, क्या वापस आएगा, नहीं आएगा। तो हमको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, स्किल्स अवेलेबल होनी चाहिए। क्लियर। थर्ड स्टेप बहुत सिंपल है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यानी कि हमको यहाँ पे क्या करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, किसका, पूरे नेशन का, किसी पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें पूरे नेशन को एक साथ लेके चलना है। किसको लेके साथ चलना है, नेशन यानी कि नेशनल डेवलपमेंट को ध्यान में लेके चलना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं एक साथ। क्यों जोड़ेंगे हम, मान लेते हैं अगर किसी एक जगह पे, किसी भी एक रीजन में जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अगर उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ वो ही रीजन कर रहा है तो दूसरे रीजन्स को वो रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो क्या वहां उनका डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पूरे नेशन का डेवलपमेंट करना है, तो सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो क्या करना है हमको, थर्ड प्रोसेस के अंदर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करना है। समझ आ गया। तीन प्रोसेस हमारा, पहले आइडेंटिफिकेशन, सेकंड प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड लास्ट ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरे नेशन का डेवलपमेंट करना है। ध्यान रख लेना, ये बात किसका करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट पूरे नेशन का। क्लियर। हाँ तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे रिसोर्स प्लानिंग की, अब थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग है क्या। तो क्या बोला यहाँ पे इन्होंने, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट। क्या बोला इन्होंने कि एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या किसी भी एक रीजन के डेवलपमेंट के लिए किसका होना जरूरी है, रिसोर्सेज का। यानी कि रिसोर्सेज अगर मिलेंगे तो उस कंट्री का या उस रीजन का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। मानते हो आप ये बात, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो, ठीक है। पर क्या बोला इन्होंने, बट मेनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। अगर आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, आपके पास अवेलेबिलिटी भी है, आपकी कंट्री के अंदर, आपके रीजन के अंदर रिसोर्सेज हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी या इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो डेवलपमेंट हिल जाएगा आपका। क्या होगा, अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है पर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं है, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। समझ आया। अब इसी के बेसिस पे यहां पे कुछ बातें बताइए। क्या बताइए, अगर कंट्रीज या कोई भी एक कंट्री ले लेते हैं, रिच इन रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यानी कि कंट्रीज, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो रिसोर्सेज, जिनके पास भरपूर रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इकोनॉमिकली कैसे हैं वो, बैकवर्ड है। अब इसका कारण क्या है, कारण यही है क्योंकि उनके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास इंस्टीट्यूशंस है। अगर उनके पास टेक्नोलॉजी होती, इंस्टीट्यूशंस होते, तो वो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते और डेवलपमेंट भी होता। तो रिसोर्सेज तो अवेलेबल है उनके पास, पर कैसे हैं वो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं।
सिमिलरली सेकंड क्या बोला इन्होंने, पुअर रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड, यानी कि ऐसी कंट्रीज जिनके पास रिसोर्सेज तो कैसे हैं, पुअर, यानी कि बहुत कम रिसोर्सेज हैं, पर फिर भी कैसे हैं, वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, बड़े में डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे। क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन ब्रिटेन का, या ब्रिटिशर्स जो हमारे इंडिया के अंदर आए थे, इंडिया में क्यों आए थे, उनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, ये आप भी मानते हो, उनके पास क्या थी, टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं थी, इंडिया वाले सिर्फ हाथ से काम चलाते थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स के पास थी टेक्नोलॉजी, आ गए वो इंडिया के अंदर, उनको पता था कि इंडिया में क्या है, ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने यूज़ किया और अपना किंगडम बना लिया और हमारी बैंड बजा गए, समझ गए। तो पुअर रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड, तो उनके पास क्या है, रिसोर्सेज पुअर थे पर फिर भी कैसे हैं, वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम हमारे इतिहास को, हमारे हिस्ट्री को याद करें तो वहां पे भी हमने यही देखा था, कॉलोनाइजेशन के टाइम पर जब वो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे इंडिया में राज कर रहे थे तब यही हुआ था। क्या हुआ था, उन्होंने हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज का पूरा पूरा यूज किया, किससे, उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से, और अपना पूरा एम्पायर सेटअप कर लिया और हमारी यहाँ पे बैंड बज गई, सोने की चिड़िया खा गए हमारी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यानी कि बचाना, किसको बचाना है भाई, रिसोर्सेज को बचाना है। ज्योग्राफी के अंदर टोटली यही होता है, पहले आपको टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा, देन बताएंगे कि इससे क्या क्या परेशानी हो रही है, देन आपको उसको सुलझाने के रास्ते बता देंगे। तो वहां पे अब यहाँ पे भी हम ये करने वाले हैं कि रिसोर्सेज को हम बचाए कैसे। तो जैसा कि हमको पता है कि अगर आपने ज्यादा यूज किया रिसोर्सेज का, ओवर यूज नहीं करना है, एक तो ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना है, रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना है, जितना यूज आना चाहिए, जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उतना ही हमको रिसोर्सेज का यूज करना है। मनी की ही हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास मनी अवेलेबल है, आपके पास आज जेब में 10,000 रुपए हैं, तो जितनी क्षमता है या जितनी आपके पास जेब में पैसे हैं आप उतने ही तो खर्च करोगे। ऐसा तो नहीं है पास वाले से और उधार ले लिया आपने, खर्च कर दिए, चुकाने भी तो पड़ेंगे उसको भाई वापस, ठीक है। तो ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना है, जितनी आपकी हैसियत है, जितनी ताकत है, जितना हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके हम यूटिलाइज कर सकते हैं उतना ही करेंगे, ओवर यूज नहीं करना है। इससे क्या होगा, आने वाली फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम हो सकती है या हो जाएगी। इसी के बेसिस पे हमारे महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर इतने रिसोर्सेज हैं कि हम हर एक की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक ग्रीडी पीपल की या किसी भी एक ग्रीडी इंडिविजुअल की भूख को कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्या समझ में आया क्या बोला उन्होंने, हम हमारी कंट्री के अंदर इतने रिसोर्सेज हैं कि हम हर एक की नीड को, हर एक इंडिविजुअल की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसकी भूख मिटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक ग्रीडी सेल्फिश आदमी है तो उसकी कभी भी हम भूख को पूरा नहीं कर सकते। तो ग्रीडी पीपल को उन्होंने यहाँ पे मेन कॉज बताया, रूट कॉज बताया, यानी कि सबसे बड़े कारण यही है, सबसे बड़े अबले आदमी यही है। क्या बोला उन्होंने कि हमारे रिसोर्स जो खराब हो रहे हैं, रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, उसका मेन कारण कौन है, ये ग्रीडी लोग हैं। कौन है, ग्रीडी लोग। किसने बोला, ये महात्मा गांधी जी ने ये पूरा स्टेटमेंट दिया है। समझ आ गया। कोई दिक्कत है क्या इससे रिलेटेड, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए आपको। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।